नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को आज मैंने 2 यूनिट पूरा करवा दिए हैं और ये हमारी तीसरी यूनिट है। और तीसरी यूनिट से संबंधित मुख्य मुख्य प्रश्न आपके कौन कौन से बनते हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उस पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और पीडीएफ जिन विद्यार्थियों के लिए मिल रही है वो आप लोग पढ़ लें। ये पीडीएफ इसलिए बनाई जा रही है ताकि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत विद्यार्थियों को सीरीज़ नहीं मिल पा रही है, राजहंस वन वीक सीरीज़ नंबर 1 चल रही है, तो उस सीरीज़ को मैं पीडीएफ बना करके आपको डाल रहा हूँ। और मुख्य मुख्य प्रश्नों को आप लोगों को वीडियो देखना है और वीडियो में मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से बताए जा रहे हैं। और एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उन सभी को आपको सबको बारीकी से पढ़ के जाना है। 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, पता नहीं कौन सा प्रश्न कैसा पूछ लिया जाए, इसलिए आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को तो रट के जाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए दृश्य कलाओं से शरीर का कौन सा अंग संबंधित है, तो भैया देखते किससे हैं हम, नेत्रों से। उसके बाद दृश्य कलाओं के अंतर्गत कौन सी कला आती है, तो ये सभी आती है दृश्य कलाओं में, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, कि निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा द्विआयामी सतह का नहीं है। भाई जो 2 डायमेंशनल कौन सी चीज़ नहीं है इनमें से, तो देखिए मूर्ति 2 डायमेंशनल नहीं है, कौन सी है, त्रिविमीय है। कौन सी है, त्रिविमीय है। ये बाकी के सब द्विविमीय है लेकिन मूर्ति हमारी त्रिविमीय है। ठीक है, उसके बाद अगला है, कला संरचना के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले कला तत्वों का पारस्परिक संबंधता व समन्वय क्या कहलाती है, सामंजस्य कहलाती है। ठीक है, सामंजस्य, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कला रचना में वह सिद्धांत जिसके द्वारा चित्र के सभी तत्वों के समग्र समायोजन में पूर्ण साम्यावस्था हो क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है, वैलेंस कहलाता है। ठीक है ना, वैलेंसी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, वे प्राथमिक रंग बताने आपको कौन कौन से हैं, तो लाल, पीला और नीला आपको याद रखना है, लाल, पीला और नीला। ठीक है ना, ब्लू है ना, रेड, येलो एंड ब्लू, RYB आपको याद रखना है, ये अपने क्या है, प्राथमिक प्राइमरी कलर है। उसके बाद ज्ञान, वीरता और प्रेरणा जैसे प्रभावों का द्योतक कौन सा है, नारंगी रंग का है। लाल मत कर देना, क्या है, नारंगी रंग है। क्लियर भैया, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विशालता व व्यापकता को दर्शाती है, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं सीधी पड़ी हुई रेखा, इस तरीके से। क्लियर, आगे बात करते हैं। ज्यामिति को अस्तित्व में कौन सी रेखा बनाती है या कौन सी रेखा पर निर्भर करती है, तो लंबवत रेखा पर। ठीक है ना, सीधी और टेढ़ी रेखा, इस तरीके से ये ज्यामिति होती है। उसके बाद महानता को प्रदर्शित कौन सी करती है, वही लंबवत रेखा महानता को प्रदर्शित करती है और ज्यामिति को भी। उसके बाद गति, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता ये कौन सी करती है, कर्णवत रेखा जिसको बोलते हैं तिरछी रेखा। तो यहाँ पर रेखाओं के बारे में हम एक बार आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। डार्क शेड या गहरी छाया देने के लिए किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, 6B पेंसिल, याद रखना, डार्क छाया के लिए। उसके बाद हम अपने दैनिक जीवन में लिखने के लिए किस पेंसिल का उपयोग करते हैं, वो है HB पेंसिल। कौन सी है, HB पेंसिल। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये लो मुख्य प्रश्न है, पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पेस्टल माध्यम, तो याद रखना लियोनार्डो दा विंची। कौन है, लियोनार्डो दा विंची ने वो पेस्टल माध्यम का सबसे पहले उपयोग किया था। उसके बाद की अनुपयोगी वस्तुओं को कलात्मक ढंग से चित्रों में चिपकाने की कला क्या कहलाती है, कोलाज कहलाती है। चित्र का प्रथम तत्व कौन सा है, रेखा है। प्रथम तत्व पूछे तो चित्रकला का ज्ञान रंगों से होता है साथियों। उदयपुर में कौन सा प्रशिक्षण केंद्र है, अच्छा प्रश्न है, याद रख के जाना है, कौन सा है, कठपुतली कला केंद्र है। ठीक है ना, उदयपुर में कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये रंगों से संबंधित प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना भाई, चलिए चित्रकला में तान किसे कहते हैं, तान कहते हैं रंगों की अलग अलग गहराई को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कावड़ में चित्र किए जाते हैं लकड़ी पर, लकड़ी की बनाई जाती है कावड़। ठीक है ना, उसके बाद राजस्थानी लोक कला में कागज के निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं, पाने कहते हैं भैया, पाने, ये राजसमंद के प्रसिद्ध है। उसके बाद फड़ चित्रकला के लिए विख्यात कलाकार कौन है, श्रीलाल जोशी। कौन है, श्रीलाल जोशी। और इनको 1997 में, शायद 1997 के अंतर्गत या 94 में, शायद 1994 है, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने देवनारायण की फड़ का चित्रण किया था। कौन सी, देवनारायण की फड़ का चित्रण किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की परंपरागत लोक चित्र शैली कौन सी है, तो भैया ये फड़ ही है। आपसे पूछे सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ है। कौन सी है, पाबूजी की फड़ है सबसे प्रसिद्ध। और
जो कपड़े पर बनाई जाती है लोक देवताओं के लिए, जिसका चित्र लोक देवताओं का होता है, वो कहलाती है फड़। ठीक है, सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो सबसे लंबी फड़ किसकी है भैया? देवनारायण जी की। सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ किसकी है? लोक देवता देवनारायण की। और सबसे प्रसिद्ध अगर पूछा जाए तो प्रसिद्ध किसकी है? प्रसिद्ध है पाबू जी की। प्रसिद्ध किसकी है? पाबू जी की प्रसिद्ध भैया। उसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्र की मूर्ति कला किसका उदाहरण है? दबी हुई मूर्ति का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें शिल्प की किस तकनीक का उदाहरण है? उच्चीकृत का। किसी वस्तु पर रंग लगाकर उसके छापे की किसी भी समतल धरातल को लेना क्या कहलाता है? छापांकन कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है यह है कि भैया राजस्थान में छपाई का कार्य कहाँ पर? छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। ओके, याद रखना। अगला प्रश्न है, पेपर मैसी किसको कहा जाता है? तो पेपर मैसी कहा जाता है कागज़ की लुगदी को। ठीक है ना, जिससे कोलाज बनाए जाते हैं। दो आयामी का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। उन आकृतियों को दो आयाम कहते हैं जिसके दो आयाम होते हैं, जैसे बोर्ड, दीवार, लोहे की चादर आदि। चित्र संयोजन कैसे कहते हैं? तो चित्र संयोजन कहते हैं भैया रूप आकार को व्यवस्थित रूप से चित्र तल पर जमाना, सुंदर चित्र निर्माण करना कहलाता है चित्र संयोजन। संतुलन से क्या तात्पर्य है? तो संतुलन किसी चित्र में प्रयुक्त तत्व जैसे रूप, रेखा, रंग, तो रेखा इसका प्राथमिक है संतुलन का। ठीक है ना। ऐसी आदि की ऐसी व्यवस्था जिसमें कलाकृति का दृष्टिगत भार सर्वत्र समान रहे, संतुलन कहलाता है। उसके बाद वर्ण क्या है? प्रकाश का बैकग्राउंड। कोई वस्तु स्थूल नहीं है, कोई वस्तु स्थूल नहीं है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्ष पटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव कहलाता है, वर्ण कहलाता है। पोत क्या है? किसी वस्तु के धरातल के गुण को पोत कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को रट के जाने भाई, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब हम रेखा कितने प्रकार की होती है एक बार रेखाओं के नाम देख लीजिएगा। स्वतंत्र रेखांकन, रेखांकन कितने प्रकार का होता है? स्वतंत्र रेखांकन, स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन, सीमांत रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन, प्रकृति रेखांकन और वस्तु रेखांकन। अब हम इनके बाद में वर्णन करेंगे पूरी तरीके से। मान किसे कहते हैं? मान कहते हैं रंगत, मान रंगत के हल्केपन या गहरे को रंगत कहते हैं, मान कहते हैं। और सघनता से वर्ण की शुद्धता का ज्ञान होता है। सममित रूप क्या है? सममित रूप है भैया जिसके दो भाग समान हो, उनको सममित कहते हैं, जैसे ग्लास और फुटबॉल। तो ये आपको याद रखना है। छोटी सी यूनिट है, सबसे सिंपल यूनिट है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे पेपर है, सीधा ही पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बड़े प्रश्न आप लोग इसमें पढ़ के जाएंगे ना तो काम हो जाएगा। मांडने बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? गेरू या हिरमित, चूना, खड़िया। ठीक है ना। और पारंपरिक लोक कलाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो लोक चित्र परंपरा, एक लोक संगीत या लोकवाद्य परंपरा। रंगोली बनाने के लिए कौन सी है? एक तो मुक्त हस्त विधि और एक स्टेनलेस से छलनी विधि, याद रख लेना। उसके बाद भित्ति चित्र बनाने के लिए दो प्रसिद्ध है पद्धति कौन कौन सी? एक तो आला गीला पद्धति और एक टेम्परा पद्धति। ठीक है ना। फ्रेस्को बोनो, है ना, ये नाम याद रखना। उसके बाद पेच वर्क का दूसरा नाम क्या है? पेबंद है। क्या नाम? दूसरा नाम पेबंद। मृण शिल्प बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ काम आती है? चिकनी मिट्टी, छलनी, लकड़ी का गट्टा, लकड़ी का बरादा, गर्म पानी के लिए मग। ठीक है ना। मुखौटे से प्रभावित होने वाले कोई दो प्रभाव बताइए। तो यह इससे व्यक्ति जैसा एक चाहे वैसा प्रदर्शन करता है। मुखौटा लगाने से दर्शकों के दिल पर वास्तविकता, पात्र की जो वास्तविक रूपरेखा है उसका प्रभाव पड़ता है। मुखौटे लौकिक कलाओं के प्रदर्शन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामंजस्य और सहयोग के संबंध को स्पष्ट कीजिए। सहयोग व सामंजस्य एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। सहयोग के द्वारा संयोजन में आकारों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनमें अलग अलग चित्रों का भ्रम उत्पन्न होकर के अनुभूत एकता दिखाई दे। सामंजस्य चित्र के तत्वों के आपसी मेलजोल पर आधारित है। इसमें चित्र में सौंदर्य और आकर्षकता बढ़ जाता है। वर्ण सामंजस्य की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर वर्ण सामंजस्य किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की वर्ण संतति के चित्र में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। रंगों का विविधतापूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा चित्र में एक रसता आ जाएगी। परंतु चित्र में उसका प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि विविध रंगतों के प्रयोग से कहीं वर्ण सामंजस्य का ह्रास तो नहीं हो रहा है।
चित्र में समान रंग भार वाली रंगतों को अपनाना चाहिए। सजातीय वर्ण संगति से सामंजस्य स्थापित करते हुए रंगतों को भी संतुलित ढंग से अपनाना चाहिए। अब रेखाओं का उल्लेख करना है। रेखा कितनी प्रकार की होती है? 3 रेखाएं, एक तो सीधी खड़ी रेखा, तिरछाकार रेखा और एक तिरछी रेखा। खड़ी रेखा धरातल पर सीधी खींची जाती है और यह शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता और निश्चय प्रगति के प्रभाव को दर्शाती है। याद रख लेना, इसको पूछा जा सकता है आपसे। क्षैतिज रेखा धरातल पर सीधी पड़ी हुई अंकित की जाती है और ये रेखा शांत, निश्चित, विश्राम आदि को प्रदर्शित करती है। तिरछी रेखा, ये रेखाएं क्षैतिज में कोण के रूप में बनाई जाती हैं और ये 80 डिग्री से कम और 100 डिग्री से अधिक होती है। ये रेखा स्थिरता, वेग आदि को प्रदर्शित करती है। वर्ण की बात करें तो वर्ण के गुण याद रखना है आपको। वर्ण के गुण पूछ सकते हैं, जैसे रंगत। रंगत किसको कहते हैं? छोटे छोटे प्रश्न है, इनको याद रखना है। एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। वर्ण के गुण कौन कौन से हैं ये पूरा याद रख लेना। पहला है रंगत, ये वर्ण की प्रकृति होती है जिसमें लालपन, पीलापन, नीलापन आदि होता है। उसके बाद मान, यानी कि मान होता है वो रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक होता है जिसमें गहरा लाल, हल्का लाल, ठीक है ना, ये इस तरीके से। उसके बाद सघनता, रंग की शुद्धता का परिचायक है ये। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो मुख्य वर्ण होते हैं और एक द्वितीय रंग होते हैं। इसमें लाल, पीला और नीला प्राथमिक वर्ण है जो पूर्णतः शुद्ध और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। द्वितीय वर्ण, ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलकर बने होते हैं। जैसे लाल प्लस नीला क्या बनेगा? बैंगनी। लाल और पीला क्या बनेगा? नारंगी। पीला और लाल क्या बनेगा? हरा, ठीक है ना। इस प्रकार द्वितीय रंग हो जाते हैं ये। चलिए आगे बात करते हैं। समीवर्ती रंग है तीसरा। समीवर्ती रंग उन वर्णों को कहते हैं जो किसी एक श्रेणी या एक जाति के रंग विद्यमान होते हैं, जैसे पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित है, ठीक है भाई। उसके बाद वर्ण प्रभाव से आप क्या अभिप्राय है? तो वर्ण प्रभाव विभिन्न रंगों के प्रभावों को बताते हुए, तो ये आपको याद रखना है कि रंगों के मानसिक प्रभाव भी होते हैं जो हमारी भावना से संबंधित होते हैं, भावना को उद्धृत करने की शक्ति रखते हैं। अतः वर्ण प्रभाव के कारण इसको साधारणतः उष्ण रंग और शीतल रंग 2 भागों में बांटा गया है। उष्ण रंगों की बात करते हैं यहाँ पर जो जिनकी तरंग गति अधिक होती है, सूर्य और आग की तरह बिल्कुल रंगों के समीप होते हैं, बहुत देर तक देखने पर नेत्रों को कठिनाई होने लगती है, जैसे लाल, पीला और नारंगी, ठीक है ना। अब ये उष्ण रंग के प्रभाव की बात करें तो लाल, पीला, नीला, इन सभी के आपको संकेत याद रखने। अभिव्यक्ति क्या क्या होती है? लाल की होती है भैया उत्तेजना, प्रसन्नता और उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध भय, उष्णता आदि। पीले की बात करें तो प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रकाश और बुद्धिमत्ता। नारंगी की बात करें तो ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि का द्योतक है। इनके प्रतीक पूछे जा सकते हैं आपके। लाल रंग क्या काम करता है? पीला रंग क्या प्रदर्शित करता है? नारंगी रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसके बाद शीतल रंग, बेरंग जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, शीतल रंग कहलाते हैं। जैसे नीला और हरा, इनकी प्रस्थगामी होती है शीतल रंग जैसी बिल्कुल। उसके बाद नीला रंग की क्या होती है? तो देखो शीतलता, राजसी, सत्यता, शांति, निराशा, दुख, स्थिरता, दृढ़ता बताता है। उसके बाद हरा रंग, ये शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा और खुशहाली के प्रतीक का द्योतक है। पेस्टल क्या है? पेस्टल क्या, इसके विभिन्न प्रकार के कौन से? तो पेस्टल आपको पढ़ के जाना है। एक तो होता है सूखा पेस्टल, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर पेस्टल, एक मुलायम पेस्टल। उसके बाद तेलीय पेस्टल आपको याद करके जाना है। और उसके बाद रंग करने की कुछ मज़ेदार विधियाँ कौन कौन सी? एक तो क्रेयन तकनीक जिसको बोलते हैं क्रेयन टेक्निक, एक होती है ग्राफिटो टेक्निक, और तीसरी होती है वेटिक, और चौथी होती है पेस्टल तकनीकी, ठीक है ना। आपको याद करके जाना है। कोलाज बनाने की एक विधि का उल्लेख कीजिए। बड़ा प्रश्न पूछ के जाना है, याद करना है, इसको अच्छे से पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद अगला प्रश्न है, केवल मुख्य प्रश्न पढ़ने बस। फड़ पेंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फड़ पेंटिंग, देखिए भाई मुख्य प्रश्न है, आपको याद करके जाना है। ये फड़ पेंटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने PDF डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। भित्ति चित्र से आप क्या समझते हैं? भित्ति चित्र की प्रचलित पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है, याद करके जाना है इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, शिल्प के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो उच्चीकृत, एक उभारदार, एक दबी हुई। ये 3 अगर प्रकार पूछे तो आपको छोटा प्रश्न करना है। 2 बार पूछ लिया गया है 15 और 16 में, तो ये तीनों प्रकार आपको याद रखने। शिल्प कितने प्रकार के होते हैं और विस्तार से बताना है। अगला प्रश्न है आपका, देखो आगे बताता हूं मैं आपको और कौन से प्रश्न आपको याद करने हैं। कला शिक्षा के मूल तत्व कौन कौन से हैं? एक प्रश्न तो ये याद रखना, कला शिक्षा के मूल तत्व। तो देखिएगा कौन कौन से। पहला एक तो रेखा है, एक तो रेखा। अब रेखाओं के प्रकार आपको ध्यान से रखना है।
अगर ये प्रश्न आपने पढ़ लिया तो आप लोग ये माने आपके कई सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। रेखा कई प्रकार की होती है, इन रेखाओं के प्रकार को पढ़ के जाना है। दूसरा है हमारा रूप और आकार, ठीक है, दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है आपका वर्ण, वर्ण आपको पढ़ के जाना है। वर्णों के प्रकार भी आपको पढ़ने, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, अगर ये प्रश्न पढ़ लिया तो। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, उष्ण रंग और ठंडे रंग, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से रट के जाना है। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, एक अपना अंतराल है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका पोत में बनावट, जिसको बोलते हैं टेक्सचर, ठीक है ना। उसके बाद तान, तान क्या चीज़ है, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न तो नहीं पढ़ना आपको, मैं बताता हूँ। कोलाज से आप क्या समझते हैं, कोलाज बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये मुख्य मुख्य प्रश्न आपको इस वीडियो में मिले, आप सभी को पढ़ के जाना है। चिंता की कोई बात नहीं है आपको 1% भी टेंशन लेने की, ठीक है ना भाई। और देखते हैं एक आध प्रश्न और मिल जाए तो क्या दिक्कत है, पढ़ के तो जाना ही है हमको अच्छे से। ये वाला राजस्थानी लोक कला के विविध अवसरों पर क्या उपयोग है, तो ये लोक कला आपको याद रखनी। एक तो मांडना, मांडना क्या होता है, एक रंगोली है ना, एक अपनी फड़ पेंटिंग, और उसके बाद में आते हैं हमारे कावड़, बंदेज, क्लियर, सांगानेरी प्रिंट, 6 पॉइंट हो गए। इस तरीके से एक भित्ति चित्रण, इनके बारे में आप लोग अगर 2 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं ना, राजस्थानी पेच वर्क, राजस्थानी लोकगीत और राजस्थानी लोक नृत्य, इनको पढ़ के चले गए तो आपका काम हो जाएगा अच्छे से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बस। और इतने ही इसमें प्रश्न है, और बाकी के प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, आराम से पढ़ के जाइएगा। मैंने निशान लगा दिए हैं, बाकी के आप लोग उत्तर पढ़ के खुद जाएंगे तो ही काम चलेगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। धन्यवाद।